नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। 2024 से पहले सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया। बहरहाल इससे कांग्रेस को विपक्षी दलों का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। सूरत की अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर लोकसभा ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कांग्रेस इस जल्दबाजी को सरकार की राजनीतिक नीयत से जोड़ कर देख रही है। देखिए, उन्होंने प्री प्लान्ड है ना, जो चीज प्री प्लान्ड होती है उसको हर ढंग से, हर स्पीड से वो अपने टारगेट पहुंचने के लिए काम करते हैं। 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी। इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। बीजेपी अब इस पूरे मामले को ओबीसी भावना से जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक के बाद एक उसके नेता बताते रहे हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना अलग बात थी, अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आ गए ओबीसी समाज को। जो किया है, 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। लेकिन राहुल गांधी के इस मामले ने विपक्ष को जोड़ने की भी एक राह खोल दी है। कल तक टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां राहुल और कांग्रेस से दूरी बरत रही थी, अब वो खुलकर राहुल के साथ है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. यही नहीं, शुक्रवार को 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर के गाइडलाइन बनाने की मांग की। 5 अप्रैल को इस पर भी सुनवाई है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, ये चुनौती उनकी विरासत का हिस्सा है। अलग अलग मामलों में इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी को भी संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। गांधी परिवार के लिए ये कोई नया संकट नहीं है। इंदिरा गांधी की भी सदस्यता चली गई थी, सोनिया गांधी की सदस्यता जाने वाली थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब राहुल गांधी की बारी है। लेकिन राहुल गांधी इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छी बात यह है कि सभी विपक्षी दल, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी, इस मुद्दे पर राहुल के साथ खड़ी है और सबका लक्ष्य है 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त मोर्चा तैयार करना। देखना है ये मोर्चा कितना संयुक्त रह पाता है और कितना सशक्त। हिमांशु और राजीव रंजन के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बहरहाल बीजेपी राहुल गांधी के बयान में मोदी उपनाम को ओबीसी समाज के अपमान के तौर पर बता रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संसद भवन में सभी ओबीसी मंत्रियों के साथ बैठक की। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी देश भर में अभियान चलाएगी और ये 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अभियान चलेगा। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने समाज का अपमान किया है, ओबीसी समाज का, और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर सभी ओबीसी मंत्री बयान देंगे। धर्मेंद्र प्रधान, कृष्ण पाल गुर्जर, प्रहलाद जोशी, रामेश्वर तेली और अन्य ओबीसी मंत्री इसमें मौजूद रहे। तो क्यों है बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण? आपको बता दें, बीजेपी के ओबीसी सांसद 2014 में 81 थे और 2019 में 113 हुए। बीजेपी के प्रमुख ओबीसी चेहरे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री परिषद में 27 ओबीसी मंत्री हैं, 5 कैबिनेट मंत्री हैं, यादव, जाट, गुर्जर, ठाकुर, लोध आदि जातियों के मंत्री हैं। 11 संसदीय बीजेपी संसद बोर्ड में 3 ओबीसी नेता हैं।
और आपको बता दें कि आइए सुनते हैं कि क्या कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने इस बैठक के बाद। प्रजातंत्र है, इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। ओबीसी समाज जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं। इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और कर्नाटक से खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने येदियुरप्पा और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बेटे विजेंद्र के खिलाफ बयानबाजी न करने का इशारों में साफ संकेत दे दिया है। विधानसभा चुनाव मई में हो सकते हैं और ऐसे में बीजेपी के वोकलिगा समाज को साधने के लिए अहम है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। संदेश साफ है कि प्रदेश बीजेपी बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गुटबाजी और बयानबाजी से बचे। अमित शाह ने येदियुरप्पा से कहा कि उनका स्वागत उनकी जगह येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र करें। अमित शाह बेंगलुरु में येदियुरप्पा के घर नाश्ते पर गए थे। यह सब तब हो रहा है जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बैठक के बाद विजेंद्र काफी खुश नजर आए। हालांकि सी.टी. रवि के मामले पर वो चुप रहे। देखिए, इस मुद्दे पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की बैठक में पार्टी के सभी नेता एक साथ थे और सब पार्टी को जिताने के लिए कोशिश मिलजुल कर करेंगे। वोकलिगा नेता सी.टी. रवि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लिंगायतों के बाद वोकलिगा की आबादी कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, 16% के आसपास। येदियुरप्पा अपनी सीट अपने बेटे विजेंद्र को देना चाहते हैं। इसकी येदियुरप्पा ने घोषणा की तो सी.टी. रवि भड़क गए। उन्होंने येदियुरप्पा के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। अब आपने विजेंद्र के बारे में पूछा, उन्हें टिकट देना है या नहीं देना है, ये फैसला किचन में नहीं होगा, संसदीय बोर्ड लेगा। निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। लिंगायतों का सबसे बड़ा समूह पंचमसाली 15% रिजर्वेशन की मांग को लेकर विद्रोही तेवर दिखा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन हाल ही में राज्य सरकार ने बढ़ाया। राज्य में आरक्षण अब बढ़कर 57% के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के बाद इसे लागू करने पर रोक लगा दी है। हालांकि वोकलिगा और लिंगायतों को रिजर्वेशन देने की छूट कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि रिजर्वेशन से जुड़े पीआईएल पर जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का होगा वो वोकलिगा और लिंगायतों पर भी लागू होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर आपके पैसे से जुड़ी हुई। डेट फंड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है और संसद में फाइनेंस बिल में संशोधन करते हुए डेट म्यूचुअल फंड से होने वाले गेन्स पर टैक्स की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में यह संशोधन पारित होगा, जिसके बाद सरकार इसे 1 अप्रैल से लागू कर देगी। तो क्या है ये? डेट फंड धारकों को लेकर फाइनेंस बिल में बड़ा संशोधन, डेट म्यूचुअल फंड का टैक्स लाभ खत्म करने का प्रस्ताव, डेट फंड पर फिक्स डिपॉजिट की तरह लगेगा टैक्स, 1 अप्रैल 2023 से नए म्यूचुअल फंड नियम लागू, रिटायर्ड लोगों की जमा पूंजी पर पड़ेगा असर, डेट म्यूचुअल फंड रिटायर्ड लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है। गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के 11 मुजरिमों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 27 मार्च को सुनवाई करने को तैयार हो गया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की डबल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। बिल्किस बानो समेत 6 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। बुधवार को बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की थी। फरार अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह के
गनर तेजिंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई और राज सामने आए हैं। तेजिंदर सिंह के मोबाइल से मिली तस्वीरों में बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों का जत्था दिख रहा है। तेजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा गोली चलाता दिख रहा है। उसने माना है कि वो लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देता था। अमृतपाल ने बाकायदा एक फोर्स बना रखी थी, आनंदपुर खालसा फोर्स। जुलूपुर खेड़ा में उसने एक काम चलाओ शूटिंग रेंज भी बना रखी थी। मुंबई के माहिम में समंदर में एक टापूनुमा जगह पर मजार के अवैध निर्माण का दावा राज ठाकरे ने हालिया में रैली में इसका जिक्र किया था, धमकी भी दी थी। अब माहिम दरगाह ट्रस्ट का कहना है कि मजार थी ही नहीं। मुंबई के माहिम बीच पर दिख रहे इस टापू पर निर्माण को राज ठाकरे ने मजार बताते हुए इसे हटाने की चेतावनी दी थी और इसके अगले ही दिन सुरक्षा कर्मियों के पहरे में यहां बुलडोजर चला। माहिम दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टी सोहेल खनवानी ने राज ठाकरे के दावे को गलत बताते हुए कहा कि ये मजार है ही नहीं बल्कि एक पुरानी चिल्ला है, ऐसा स्थान जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। पहली बात ये मिसकंसेप्शन है कि वो मजार थी। ये मजार कभी थी ही नहीं। मजार इधर है मखदूम शाह की, जो लोगों को मालूम है 600 साल पुरानी मजार है। वो पर्टिकुलर जो जगह थी वो एक चिल्ला था। बुधवार देर रात गुड़ी पाड़वा रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने माहिम के पास समंदर में बनी कथित दरगाह का ये वीडियो दिखाया और धमकी भरे लहजे में कहा था कि 1 महीने में इसे नहीं हटाया गया तो यहाँ गणपति मंदिर का निर्माण होगा। हे गेल्या 2 वर्षामध्ये इथे उभं केलं। यहाँ क्या हो रहा है? क्या नई हाजी अली दरगाह बन रही है? 2 साल पहले कुछ भी नहीं था। नगर निगम के कर्मचारी शहर में घूमते रहते हैं लेकिन उन्हें ये अवैध निर्माण नजर नहीं आता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि कोस्टल रेगुलेशन जोन को ध्यान में रखते हुए दरगाह को हटाने का फैसला लिया गया है। सरकार के ध्यान में भी आ गया कि सीआरजेड का वायोलेशन हो रहा है और स्लोली ये काम चल रहा है, तो समय पे उसको रोकना चाहिए ताकि आगे चल के इससे कोई दूसरा इशू क्रिएट ना हो। बमुश्किल 12 घंटे के भीतर ढांचे को हटाने के लिए अधिकारियों की मुस्तैदी पर अब राजनीतिक कटाक्ष भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1780 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इनमें जन सुविधा में जुड़ी 28 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे की आधारशिला रखी और इस रोपवे के बनने से काशी विश्वनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। प्रधानमंत्री मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट में भी शामिल हुए। और इसी के साथ न्यूज़ एट 8 में इतना ही। नमस्कार।